फ्रेंड्स, पिछले कुछ हफ्ते इंडियन स्टॉक मार्केट एंड इवन ग्लोबल इकोनॉमी के लिए काफी चैलेंजिंग रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने तो प्रेसिडेंट बनते ही मार्केट में उठक पटक चालू कर दी और अपने टैरिफ गेम में ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज को फंसा लिया। ट्रंप के टैरिफ मूव से इतनी हलचल मच गई कि कंपनीज भी अब फूक फूक के कदम रख रही थी। बट तगड़ी गर्मी के बाद बारिश तो होती ही है और यही कुछ देखने को मिला स्टॉक मार्केट में। एक तरफ तो ये लगा कि चाइना पर हाई टैरिफ लगना इंडिया के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है एंड मे बी आने वाले टाइम में ऐसा ही कुछ होगा, बट तब तक हमें पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। एट प्रेजेंट FII इनफ्लोज बढ़ रहे हैं, जो कि मार्केट एंड इन्वेस्टर्स के लिए गुड न्यूज है और इससे SMEs को भी कॉन्फिडेंस मिला है और इसी वजह से तो इतने हफ्तों से SME IPOs में जो ड्रॉट टाइप कंडीशन हो गई थी वो अब इन IPO के बारिश से दूर हो गई है। जी हाँ, इस हफ्ते हम आपके लिए ला रहे हैं 5 नए SME IPOs जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जोश इज हाई सर। मार्केट में SME IPOs ने दौड़ लगाना स्टार्ट कर दिया है और हर बार की तरह हम आपको लेकर चलेंगे इस हफ्ते आने वाले कंपनीज के टूर पे। आइए तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, लेकिन सबसे पहले फटाफट पिछले हफ्ते के IPOs का रीकैप कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टैंक अप इंजीनियर्स लिमिटेड की। टैंक अप इंजीनियर्स लिमिटेड एक लखनऊ बेस्ड कंपनी है जो कॉम्प्लेक्स मोबिलिटी और स्टोरेज सॉल्यूशंस के लिए व्हीकल सुपरस्ट्रक्चर्स बनाती है। ये कंपनी कस्टमाइज्ड टैंक्स बनाती है जो लिक्विड्स, गैसेस या सॉलिड्स को ट्रांसपोर्ट या स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। क्लाइंट के साइज, मटेरियल और कैपेसिटी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इनके प्रोडक्ट्स में सेल्फ बंडल्ड फ्यूल टैंक्स, मोबाइल डीजल बाउजर्स, एयरक्राफ्ट रिफ्यूलर्स, फायर टेंडर्स और ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट शामिल हैं। कंपनी एग्रीकल्चर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, एविएशन, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स को सर्व करती है। इनकी 2665 स्क्वायर मीटर की फैसिलिटी ISO सर्टिफाइड है, पेसो अप्रूव्ड है, MSME ZED सर्टिफिकेशन भी है फॉर जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इनके कुछ की प्रोडक्ट्स में इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड मोबाइल रिफ्यूलर्स है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए फ्यूल मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं, कस्टमाइज्ड वाटर स्प्रिंकलर्स जो पानी कंजर्व करते हैं और सेफ्टी बढ़ाते हैं, और मोबाइल सर्विस वैन्स जो ऑन साइट इक्विपमेंट मेंटेनेंस को सेफ और एफिशिएंट बनाते हैं। अब अगर पिछले हफ्ते आए इनके 19.53 करोड़ रुपीस के IPO की बात करें तो इसका अलॉटमेंट 28 अप्रैल 2025 को फाइनलाइज हुआ था। कंपनी NSE SMA पर 30 अप्रैल 2025 को लिस्ट हुई थी। कंपनी के शेयर्स को टोटल 124.67 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। इसका IPO प्राइस बैंड 140 रुपीस पर शेयर फिक्स्ड किया गया था, बट कंपनी NSE में 175 रुपीस पर लिस्ट हुई है जो कि इश्यू प्राइस से 25% ज्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं आईवेयर सप्लाई चेन सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। आईवेयर सप्लाई चेन सर्विसेज लिमिटेड एक पैन इंडिया इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो कि वेयर हाउसिंग, 3PL और कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट ऑपरेशंस, ट्रांसपोर्टेशन, रेक हैंडलिंग, बिजनेस ऑक्सिलरी सर्विसेज और रेंटल इनकम जैसे काफी सारे सर्विसेज देती है। कंपनी का नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है। वो गुजरात, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे स्टेट्स में ऑपरेट करती है। आईवेयर अपने लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस FMCG, फार्मा, रिटेल और ई-कॉमर्स जैसे सेक्टर्स को देती है और इनका नेटवर्क काफी रिलायबल और इंटीग्रेटेड है। जनवरी 2025 तक कंपनी का फ्लीट 2022 के 15 व्हीकल से बढ़ के 47 हो गया, जिसमें 15 ओपन बॉडी ट्रक्स 22 फीट और बाकी सब 32 फीट कंटेनर्स हैं। IPO की तरफ देखें तो इनका 27.13 करोड़ रुपीस का 100% फ्रेश इशू 28 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक ओपन था। इसका प्राइस बैंड 95 रुपीस रखा गया है। कंपनी NSE SMA पर 6 मई 2025 को लिस्ट होगी। कंपनी के शेयर्स को 2.96 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो पिछले हफ्ते के IPOs जो क्लोज हुए थे हम उनके बारे में तो जान ही चुके हैं। अब देखते हैं कि इन्हें कैसा रिस्पांस मिला है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड लिस्टिंग गेन्स। तो अब ये तो था रिकैप। चलिए देखते हैं कि इन दो कंपनीज में से किसकी परफॉर्मेंस बेटर है। और हाँ, ध्यान रहे ये कोई बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। दोनों ही कंपनीज टैंक अप इंजीनियर्स लिमिटेड और आईवेयर सप्लाई चेन सर्विसेज लिमिटेड इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। टैंक अप इंजीनियर्स लिमिटेड एक स्पेशलाइज्ड कंपनी है जो फ्यूल स्टोरेज सॉल्यूशंस देती है। इनका फोकस इनोवेशन और सेफ्टी कंप्लायंस पर है और ये एक स्पेसिफिक निश मार्केट को सर्व करती हैं जहां रिक्वायरमेंट्स बहुत क्लियर और टेक्निकल होती हैं। वहीं दूसरी तरफ आईवेयर सप्लाई चेन सर्विसेज लिमिटेड एक फुल फ्लेजेड लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये कंपनी टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज करती है और सस्टेनेबिलिटी पर भी ध्यान देती है। साथ ही ये गवर्नमेंट के डेवलपमेंट गोल्स जैसे कि नेशनल लॉजिस्टिक्स
पॉलिसी के साथ भी अलाइंड है। आईवेयर सप्लाई चेन सर्विसेज लिमिटेड एक ब्रॉड, डाइवर्सिफाइड और फ्यूचर रेडी अप्रोच के साथ काम करता है। ये कंपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज के क्लाइंट्स के साथ काम करती है, जैसे कि एफएमसीजी, ऑटो कंपोनेंट्स, सैनिटरी वेयर एंड और भी कई सेक्टर्स। इससे ये क्लियरली दिखता है कि कंपनी के पास कैपेबिलिटी है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस मैनेज करने की। कंपनी के यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी कि यूएसपी है इनकी नेशन वाइड प्रेजेंस और एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम। ये टीम हर तरह के ट्रांजैक्शंस, चाहे छोटी डील्स हो या फिर बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हो, इजीली हैंडल कर लेती है। बट इनकी कॉर्पोरेट प्रमोटर भी सेम बिजनेस लाइन में काम करते हैं, जो कि कंपनी के लिए एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस बन सकता है। ये पॉइंट इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। इनकी लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग सर्विसेज का मेन एम ये है कि गुड्स का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह तक स्मूथली हो, ताकि डिफरेंट इंडस्ट्रीज और कस्टमर्स के नीड्स को टाइमली और एफिशिएंटली पूरा किया जा सके। आईवेयर सप्लाई चेन सर्विसेज लिमिटेड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में काफी स्ट्रांग रही है। FY 2023 में रेवेन्यू 43.35 करोड़ थी, जो FY 24 में 58.7 करोड़ रुपीस और FY 25 तक 85.82 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई। इसका मतलब है कि उनका बिजनेस स्टेडीली ग्रो कर रहा है और हर साल ज्यादा क्लाइंट्स एंड ऑर्डर्स मिल रहे हैं। सिर्फ रेवेन्यू में ही नहीं, उनका EBITDA भी इंप्रूव हुआ है। FY 23 में 6.22 करोड़ रुपीस से बढ़कर FY 25 में 17 करोड़ हो गया। EBITDA मार्जिन भी 14.29% से बढ़ के 19.81% तक चला गया। मतलब कि कंपनी ने अपने कॉस्ट को कंट्रोल किया है और ऑपरेशंस ज्यादा एफिशिएंट बनाए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में भी इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। FY 23 में जो पैट 42 लाख रुपीस था, वो FY 25 में 8.01 करोड़ रुपीस हो गया। पैट मार्जिन भी 0.97% से बढ़कर 9.34% हो गया है। इस ग्रोथ का क्रेडिट जाता है उनके एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट को और हर सेक्टर के क्लाइंट्स के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को। साथ ही उनका डेट टू इक्विटी रेशियो भी 6.84 से कम हो गया 1.84 हो गया है। दिखाता है कि कंपनी अब फाइनेंशियली ज्यादा स्टेबल और लेस रिस्की है। ओवरऑल कंपनी ने अपने परफॉर्मेंस में हर लेवल पर सुधार किया है और लगता है कि ये ग्रोथ ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा। चलिए अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आने वाले हफ्ते में आ रहे 5 SME IPOs के बारे में। सबसे पहले नजर डालते हैं श्रीजी DLM लिमिटेड। श्रीजी DLM लिमिटेड अपना 16.98 करोड़ रुपीस का IPO लेकर आ रही है। पूरी तरह फ्रेश इशू होगा। इसका सब्सक्रिप्शन विंडो 5 मई 2025 से 7 मई 2025 तक ओपन रहेगा। टेंटेटिव अलॉटमेंट मई 8 को होगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में 9 मई 2025 तक क्रेडिट होने के चांसेस हैं। लिस्टिंग BSE SME प्लेटफॉर्म पर 12 मई 2025 को एक्सपेक्टेड है। IPO का प्राइस बैंड 94 रुपीस से 99 रुपीस पर शेयर के बीच रखा गया है और मिनिमम लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। कंपनी IPO के नेट प्रोसीड्स से ग्रेटर नोएडा इकोटेक X में एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टैब्लिश करेगी। इसका बजट 5.43 करोड़ रुपीस के आसपास रखा गया है। कंपनी इसके साथ ही 9.51 करोड़ रुपीस की एडवांस्ड मशीनरीज एक्वायर करेगी, जो नए प्लांट में इंस्टॉल होगी। ये इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर का कोर पार्ट है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी और ऑटोमेशन को बूस्ट करेगा। इसके अलावा एक छोटा हिस्सा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी रखा गया है। अब चलिए समझते हैं कि श्रीजी DLM लिमिटेड का बिजनेस मॉडल और ऑपरेशंस क्या है। कंपनी एक एंड टू एंड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, जो OEMs और ODMs के लिए कस्टमाइज्ड प्लास्टिक कंपोनेंट्स डिजाइन और प्रोड्यूस करती है। इनका फोकस डिजाइन ड्रिवन प्रोडक्शन पर है, जहां पर प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग, टूल रूम एंड डाई मेकिंग, पॉलीमर कंपाउंडिंग और फाइनल असेंबली एक ही जगह मिल जाए। ये अप्रोच नॉट जस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है, बल्कि क्लाइंट्स को वन स्टॉप फास्ट टर्न अराउंड सॉल्यूशंस भी देती है। कंपनी का काम मल्टीपल सेक्टर्स में फैला हुआ है। होम अप्लायंसेस सेगमेंट में ये एयर कूलर के प्लास्टिक पार्ट्स, फैन ब्लेड्स, डस्टबिन्स और वॉशिंग मशीन्स शेल्फ्स बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में स्विचेस, बैटरी एलिमिनेटर्स, MCB कवर्स और इमरजेंसी लाइटिंग कंपोनेंट्स बनाते हैं। ऑटोमोटिव वर्टिकल में भी कंपनी का प्रेजेंस है, जहां ये मड फ्लैप्स, साइड ग्रिप्स, पैनल ट्रिम्स जैसे पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। कंपनी की जर्नी 2005 में शुरू हुई थी, जब उन्होंने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए प्लास्टिक मोल्डिंग बनाना स्टार्ट किया था। 2013 में होम अप्लायंसेस और इंजेक्शंस कैपेसिटी एक्सपैंड की गई थी। उसके बाद ग्रेटर नोएडा में सेकेंड यूनिट एस्टैब्लिश की गई, जहां पे मोबाइल फोन सब असेंबली ऑपरेशंस भी स्टार्ट हुए थे। फिर 2018 में 4G मॉडल का सब असेंबली इंट्रोड्यूस किया गया और 2020 में इन हाउस टूल रूम डेवलप किया गया, ताकि डिजाइन और डेवलपमेंट पर ज्यादा कंट्रोल हो और डिपेंडेंसी एक्सटर्नल वेंडर्स पर कम हो सके। तो अब चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क की, जो कि श्रीजी DLM
TLM के बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। कंपनी का रेवेन्यू मेजरली कुछ ही की कस्टमर्स पर डिपेंडेंट है। पिछले कुछ सालों में टॉप 10 कस्टमर्स ने 87 से 94% तक का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया है। अगर फ्यूचर में इनमें से कोई भी कस्टमर चला गया या फिर डिमांड में डिक्लाइन आ गया तो बिजनेस पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। वहीं सप्लायर कॉन्सेंट्रेशन भी एक कंसर्न है। टॉप 10 सप्लायर्स से सोर्सिंग काफी हाई है और इनके साथ कोई फॉर्मल लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है तो प्रोडक्शन और डिलीवरी टाइमलाइंस दोनों इफेक्ट हो सकते हैं। एक और रिस्क है बिजनेस वर्टिकल कॉन्सेंट्रेशन का। प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग एंड असेंबली सेगमेंट से ही लगभग 85% तक का रेवेन्यू आता है। अगर इन प्रोडक्ट्स की डिमांड गिरती है या फिर प्राइस प्रेशर्स आते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्टली इंपैक्ट हो सकती है। रॉ मटेरियल प्राइसेस भी एक की फैक्टर है। FY24 के 9 मंथ्स में ही रॉ मटेरियल कॉस्ट 44.55 करोड़ तक चली गई थी, जो कि रेवेन्यू का 82% है। इससे मार्जिन्स वॉलेटाइल होने का भी रिस्क बना रहता है। साथ ही प्रमोटर ग्रुप के दूसरे वेंचर सिंटाइशी ट्रेडेक्स का बिजनेस पॉलीमर ट्रेडिंग से सिमिलर है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का स्कोप भी है। इन्वेस्टर शुड कीप एन आई ऑन दिस फैक्टर। साथ ही ये कंपनी एक हाईली कॉम्पिटिटिव और लो मार्जिन इंडस्ट्री में काम कर रही है, जहां पर एंट्री बैरियर्स भी काफी कम है। मतलब कोई भी नए प्लेयर्स आसानी से मार्केट में आ सकते हैं। और खास बात यह है कि कंपनी के पास ऐसा कुछ यूनिक नहीं है जो इसे कॉम्पिटिटर्स से अलग बनाए। इस वजह से लॉन्ग टर्म में ग्रो करना काफी चैलेंजिंग बन सकता है। तो अब चलिए नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर। FY 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 33 करोड़ था, जो FY23 में बढ़ के 47.24 करोड़ तक पहुंचा। FY24 में ये 54.42 करोड़ रुपीस तक गया और सिर्फ दिसंबर 2024 तक ही 54.34 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो चुका है, जो दिखाता है कि फुल ईयर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी स्ट्रांग है। प्रॉफिटेबिलिटी भी स्टेडीली इंप्रूव हुई है। FY22 के पैट 1.13 करोड़ रुपीस था, जो FY23 में 2.81 करोड़ हुआ। FY24 में 3.09 करोड़। दिसंबर 2024 तक ही 3.77 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बुक हो चुका है, जो कि मार्जिन्स के इंप्रूवमेंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी का सिग्नल देता है। अगली कंपनी जिसकी हम बात करेंगे वो है मनोज ज्वेलर्स लिमिटेड। मनोज ज्वेलर्स लिमिटेड अपना 16.2 करोड़ रुपीस का IPO ला रही है, जो पूरी तरह से एक फ्रेश इशू होगा। इस इशू के जरिए कंपनी प्राइमरली अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फंड करेगी, जिसके लिए लगभग 13.23 करोड़ रुपीस एलोकेट किया गया है। बाकी 1.67 करोड़ रुपीस का यूज कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए करेगी, जिससे डे टू डे ऑपरेशंस और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स को सपोर्ट मिल सके। IPO का प्राइस 54 रुपीस पर शेयर फिक्स किया गया है और ये एक फिक्स्ड प्राइस IPO होगा, जो BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा। मिनिमम लॉट साइज 2000 शेयर्स का है, जो SME IPO नॉर्म्स के हिसाब से रखा गया है। IPO का सब्सक्रिप्शन विंडो मई 5 से 7 मई 2025 तक ओपन रहेगा। टेंटेटिव अलॉटमेंट मई 8 को, रिफंड्स और डीमैट क्रेडिट मई 9 को और लिस्टिंग 12 मई 2025 को एक्सपेक्टेड है। चलिए अब समझते हैं मनोज ज्वेलर्स लिमिटेड का बिजनेस मॉडल। ये कंपनी गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के रिटेल और होलसेल बिजनेस में एंगेज्ड है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अ रेंज ऑफ ज्वेलरी आइटम्स शामिल हैं, जैसे कि रिंग्स, इयररिंग्स, आर्मलेट्स, पेंडेंट्स, बैंगल्स, नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, चेन्स, मांग टीकास एंड इवन वेडिंग ज्वेलरी पीसेस। हर एज ग्रुप, टेस्ट और ओकेजन के हिसाब से कंपनी ने अपने ऑफरिंग्स को डिजाइन किया है, जिससे कि कस्टमर्स को हर प्राइस पॉइंट और स्टाइल में कुछ ना कुछ मिल जाता है। मनोज ज्वेलर्स का विजन है हाई क्वालिटी आर्टिस्टिकली क्राफ्टेड ज्वेलरी बनाने, जो कि कस्टमर के प्रेफरेंस और ट्रस्ट दोनों को सैटिस्फाई करे। कंपनी का मेजर रिटेल प्रेजेंस तमिलनाडु में है। करेंटली इनके 2 रिटेल शोरूम्स चेन्नई में ऑपरेट हो रहे हैं। दोनों NSC बोस रोड और किलपॉक एरिया में लोकेटेड हैं। इन शोरूम्स का मैनेजमेंट कंपनी खुद करती है। RHP के अनुसार मैनेजमेंट का आज का कोर फोकस क्वालिटी, टाइमली डिलीवरी और कस्टमर सैटिस्फैक्शन पर है। कंपनी ने ज्वेलरी को हॉलमार्क करवाने के लिए BIS रिकॉग्नाइज्ड एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर के साथ टाई अप भी किया है, जिससे गोल्ड प्योरिटी और कंप्लायंस के स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो सके। ये हॉलमार्किंग उनके ब्रांड को एक क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट का एज देती है, स्पेशली प्राइस सेंसिटिव और क्वालिटी कॉन्शियस इंडियन ज्वेलरी बायर्स के लिए। ऑपरेशंस के ही साथ साथ कंपनी रेगुलर डिजाइन अपडेट्स और कस्टमर फीडबैक के बेसिस पर नई प्रोडक्ट लाइंस भी इंट्रोड्यूस करती है। टाइमली डिलीवरी और कॉस्ट कंट्रोल के साथ इनका एम है अपने मार्केट प्रेजेंस को ग्रेजुअली एक्सपैंड करना और नए टेरिटरीज में अपने ब्रांड का फुटप्रिंट बनाना। अब बात करते हैं कुछ की रिस्क की, जो कि मनोज ज्वेलर्स के बिजनेस मॉडल के लिए रेलेवेंट है। सबसे पहले कंसर्न है कि कंपनी का बिजनेस ना काफी वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है। गोल्ड एंड ज्वेलरी बिजनेस के नेचर की वजह से इनके इन्वेंट्री लेवल्स हाई रहते हैं। FY24 के दिसंबर तक कंपनी का नेट वर्किंग कैपिटल 25.27 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया था, जो पिछले साल के 22.37 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा था। ये क्लियरली दिखाता है कि बिजनेस को कंटिन्यूअसली कैपिटल इन्फ्यूजन की जरूरत पड़ती है और अगर टाइमली फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट ना मिले तो ऑपरेशंस इंपैक्ट हो सकता है। दूसरा मेजर रिस्क कैश फ्लो मैनेजमेंट का है। कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन
ऑपरेशंस पिछले कुछ सालों में मोस्टली नेगेटिव रहे हैं। FY23 में 4.86 करोड़ रुपीस का पॉजिटिव कैश फ्लो था, लेकिन FY24 के मार्च और दिसंबर दोनों पीरियड्स में कंपनी ने लगभग 5.9 करोड़ और 5 करोड़ रुपीस का नेगेटिव कैश फ्लो रिपोर्ट किया। मतलब है कि कोर बिजनेस से जो कैश जनरेट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और फंडिंग रिक्वायरमेंट फाइनेंसिंग से पूरी करनी पड़ रही है। एक और सटल लेकिन क्रिटिकल पॉइंट है एम्प्लॉय स्ट्रेंथ का। पूरी कंपनी में सिर्फ 14 एम्प्लॉयज का स्टाफ स्ट्रक्चर है, जिसमें मेजॉरिटी सेल्स और मैनेजमेंट रोल्स में है। इतने छोटे टीम के साथ हाई इन्वेंट्री, मल्टीपल आउटलेट्स और हॉलमार्किंग प्रोसेस मैनेज करना एक ऑपरेशनल स्ट्रेन क्रिएट कर सकता है और अगर स्केल बढ़ता है तो सिस्टम्स और ह्यूमन रिसोर्स पर और प्रेशर पड़ सकता है। अब अगर सोचें तो ये कंपनी भी ज्वेलरी सेगमेंट की एक और छोटी सी प्लेयर है। ना कोई खास यूएसपी है, ना कोई पहचान बनाई है। बिना किसी स्ट्रॉन्ग ब्रांड के इससे बड़े और एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के अगेंस्ट कॉम्पीट करना और दूसरी ज्योग्राफी में एक्सपैंड करने में काफी चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं मनोज ज्वेलर्स लिमिटेड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, जहां ग्रोथ दिख रही है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट्स भी हैं। कंपनी ने दिसंबर 2024 तक 42.95 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, जो FY24 फुल ईयर नंबर 43.35 करोड़ रुपीस से लगभग सेम है। ये दिखाता है कि करंट फाइनेंशियल ईयर का मेजर पोर्शन कंपनी ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है और रिमेनिंग क्वार्टर में अगर डिमांड स्टडी रही तो फुल ईयर रेवेन्यू लास्ट ईयर से स्लाइटली आगे जा सकता है। इसके पहले FY23 में कंपनी का रेवेन्यू 13.63 करोड़ रुपीस था, जो FY22 के 6.75 करोड़ रुपीस की कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल था। तो ओवरऑल ट्रैजेक्टरी देखें तो रेवेन्यू में शार्प अपवर्ड ट्रेंड है, मेनली ड्यू टू एक्सपेंशन एंड हायर टिकट साइज ऑर्डर्स। प्रॉफिटेबिलिटी भी इसी ट्रैजेक्टरी को फॉलो कर रही है। दिसंबर 2024 तक 3.77 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट हुआ था। FY24 में ये नंबर 3.24 करोड़ रुपीस था, FY23 में 0.63 करोड़ था और FY22 में 0.37 करोड़। अगली कंपनी है वैगन्स लर्निंग लिमिटेड। सो वैगन्स लर्निंग लिमिटेड अपना 38.38 करोड़ रुपीस का आईपीओ लेके आ रही है, जिसमें से 25.26 करोड़ रुपीस का हिस्सा फ्रेश इशू होगा। 13.12 करोड़ रुपीस प्रमोटर्स की तरफ से ऑफर फॉर सेल के रूप में आएगा। कंपनी ने जो फंड्स रेज करने का प्लान बनाया है उसका यूटिलाइजेशन 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स के लिए होगा। पहला, वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए 7.5 करोड़ रुपीस का एलोकेशन होगा। दूसरा, कंपनी अपने कुछ एग्जिस्टिंग बोरिंग्स को रीपे या प्रीपे करेगी, जिसमें 4.5 करोड़ रुपीस का यूज होगा। तीसरा, एक पोर्शन जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए रखा गया है। आईपीओ का प्राइस बैंड 78 से 82 रुपीस पर शेयर के बीच रखा गया है। मिनिमम लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। लिस्टिंग BSE SME एक्सचेंज पर होगी। आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए विंडो May 2 से May 6, 2025 तक ओपन रहेगी। टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट 7 में और डीमैट क्रेडिट में 8 और लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है 9 May 2025 को। कंपनी एक B2B मॉडल पे काम करती है, जहां ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशंस, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनर आउटसोर्सिंग और पेरोल मैनेजमेंट जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये ट्रेनिंग सर्विसेज कई की इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉयज के लिए टेलर्ड है, जैसे ऑटोमोटिव, फार्मा, हेल्थ केयर, BFSI और गवर्नमेंट सेक्टर। इनका कोर फोकस है स्किल बिल्डिंग, जॉब रेडीनेस और बिहेवियरल ट्रेनिंग सॉल्यूशंस के जरिए ऑर्गेनाइजेशंस को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना। कंपनी का काम ब्रॉडली 4 वर्टिकल्स में डिवाइडेड है: कॉर्पोरेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट, कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग सॉल्यूशंस जैसे कि प्री ट्रेनिंग असेसमेंट्स, सॉफ्ट स्किल्स एंड बिहेवियरल मॉड्यूल्स, and functional training specially for mid-level to senior level employees. Then digital learning solutions. So company ने LMS, LXP और digital libraries develop किए हैं, जो कि corporates, schools और universities के लिए customized किए जाते हैं। Augmented reality यानी कि AR, simulations और gamified contents भी included हैं। Skill development and CSR implementation. So company SDC से certified है और skill साथी जैसे schemes में participate करती है। कंपनी ने 5000 plus blue collar workers और students को train किया है across India. Next, trainer outsourcing and payroll management. So contract-based trainer deployment, scheduling, reporting और evaluation का complete outsourced model provide करता है। कंपनी का presence इंडिया में काफी strong है और UAE में भी एक branch setup हो चुकी है। साथ ही ये अब B2C मॉडल भी डेवलप कर रही है, जहां पे 14 से 26 इयर्स के यूथ के लिए एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल बेस्ड ऑनलाइन प्रोग्राम्स ला रही है। अब तक कंपनी ने 5.5 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया है अक्रॉस क्लासरूम, वर्चुअल एंड हाइब्रिड मीडियम्स। इनका ओवरऑल बिजनेस मॉडल काफी डाइवर्सिफाइड है, जिसमें लर्निंग एज अ सर्विस को इंस्टीट्यूशनल और गवर्नमेंट फॉर्मेट्स के लिए कस्टमाइज करके स्केलेबल बनाया गया है। तो चलिए अब देखते हैं कंपनी के कुछ रिस्क्स। सबसे पहला रिस्क है कंपनी का मेजर रिलायंस अपने टॉप क्लाइंट्स पर। FY23 एंड 22 में कंपनी के टॉप 10 क्लाइंट्स से टोटल रेवेन्यू का 80 से 85% मिला। अगर फ्यूचर में इनमें से कोई भी क्लाइंट एग्जिट करता है या उनका ट्रेनिंग बजट कट होता है तो बिजनेस पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ सकता है।
लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का एब्सेंस भी इस रिस्क को और बढ़ा देता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिस्क है वैगन्स लर्निंग का मेजर रेवेन्यू BFSI यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर क्लाइंट से आता है। दिसंबर 2024 तक BFSI सेगमेंट से 21.8 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो टोटल रेवेन्यू का 65.59% था। ये डिपेंडेंसी पिछले 3 सालों में भी दिखी है। FY23 में 57.68% और FY22 में 35.69%। अगर BFSI सेक्टर का कोई भी स्लोडाउन या रेगुलेटरी डिस्ट्रप्शन आता है तो कंपनी के टॉप लाइन ग्रोथ पर डायरेक्ट इंपैक्ट हो सकता है। एक और पॉइंट जो ध्यान देने लायक है वो है रेगुलेटरी डिपेंडेंसी। गवर्नमेंट बैक्ड स्किल प्रोग्राम्स और CSR लिंक्ड ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के बिजनेस का एक हिस्सा है। अगर पॉलिसीज चेंज होती हैं, NSDC अप्रूवल्स रिवोक होते हैं या फंड फ्लो डिले होता है तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और कैश फ्लो पर प्रेशर बन सकता है। और दूसरी एक बात ये भी है कि मार्केट में इस तरह के गवर्नमेंट लिंक्ड और बड़ी कंपनी के CSR प्रोजेक्ट्स करने वाली काफी छोटी-छोटी कंपनीज और NGOs अवेलेबल हैं। काफी कंपनीज इस तरह के प्रोजेक्ट्स इन हाउस भी करते हैं उनके फाउंडेशन डिवीजन के अंडर, तो इस सेगमेंट में काफी कंपटीशन देखने को मिल सकता है। वैगन्स लर्निंग लिमिटेड ने दिसंबर 2024 के पीरियड में 33.06 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया और 5.54 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट कमाया। इससे पिछले साल FY24 में कंपनी का रेवेन्यू 33.38 करोड़ था, जिसमें 5.61 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ था। वहीं FY23 में रेवेन्यू 16.1 करोड़ था और नेट प्रॉफिट 0.71 करोड़ रुपीस था। FY22 में कंपनी ने 9.79 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू पोस्ट किया था, जिसमें सिर्फ 0.09 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था। ओवरऑल कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अपना स्केल और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया है। बट इसमें एक और इशू है और वो है रिसीवेबल साइकिल। FY22 में 2.35 करोड़ रुपीस, FY23 में 3.94 करोड़ रुपीस, FY24 में 7.23 करोड़ रुपीस और दिसंबर 2024 तक तो 14.34 करोड़ रुपीस तक रिसीवेबल बढ़ गए। इतने हाई रिसीवेबल का मतलब है कि रेवेन्यू तो रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन कैश का कन्वर्जन डिले हो रहा है। वर्किंग कैपिटल का सिग्निफिकेंट चंक रिसीवेबल्स और अनबिल्ड इनवॉइसेस में लॉक्ड है। नेक्स्ट कंपनी केनरिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो केनरिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपना 8.75 करोड़ रुपीस का IPO लेके आ रही है, जिसमें पूरा का पूरा अमाउंट फ्रेश इशू के रूप में आएगा। कंपनी ने अपने इशू प्रोसीड्स का यूटिलाइजेशन 2 की चीजों के लिए कैटेगराइज किया है। 6.56 करोड़ रुपीस वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए रखा गया है एंड बाकी 1.8 करोड़ रुपीस जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होगा। यानी ओवरऑल फंड यूटिलाइजेशन बिजनेस ऑपरेशंस को सपोर्ट और स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्लान्ड है। IPO का प्राइस ₹25 पर शेयर फिक्स किया गया है, जिसमें ₹10 फेस वैल्यू और ₹15 प्रीमियम शामिल है। मिनिमम लॉट साइज रखा गया है 6000 शेयर्स का, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपीस का होता है। इशू 29 अप्रैल 2025 को ओपन होगा और 6 मई 2025 को क्लोज होगा। लिस्टिंग BSE SME एक्सचेंज पे होने वाली है। केनरिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक ट्रेडिशनल इंडियन ज्वेलरी कंपनी है जो हैंडक्राफ्टेड स्टडेड ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सप्लाई करती है। कंपनी का पोर्टफोलियो काफी ब्रॉड है, जिसमें हैंडमेड गोल्ड ज्वेलरी और प्रेशियस या सेमी प्रेशियस स्टोन्स से लेकर के स्टडेड आइटम्स जैसे रिंग्स, इयररिंग्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, चेन्स, नेकलेसेस, पेंडेंट्स, नोज पिन्स, कमरबंद, वॉचेस, वेडिंग ज्वेलरी और कस्टमाइज्ड ऑर्नामेंट्स तक शामिल हैं। ये ज्वेलरी प्रोडक्ट्स हाई एंड, मिड मार्केट और वैल्यू मार्केट सेगमेंट्स के क्लाइंट्स के लिए बनाए जाते हैं, जहां डिजाइन कस्टमर स्पेसिफिक होती है। इन सब की मैन्युफैक्चरिंग अहमदाबाद, गुजरात के फैसिलिटी में जॉब वर्क मॉडल के थ्रू होती है। केनरिक का मेजर फोकस उन ट्रेडिशनल ज्वेलरी डिजाइन्स पर है जो इंडियन कल्चरल एस्थेटिक्स को कैप्चर करते हैं और जो शादी और फेस्टिव ओकेजन्स में डिमांड में रहते हैं। कंपनी का B2B बिजनेस मॉडल रिटेल ज्वेलर्स, होलसेलर्स और इंडिपेंडेंट स्टोर ओनर्स के लिए कस्टमाइज्ड ज्वेलरी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। ये ज्वेलरीज सिर्फ BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड होती हैं, जो क्वालिटी अश्योरेंस का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। कंपनी का सोर्सिंग मॉडल काफी फ्लेक्सिबल है। ये किसी एक सप्लायर पर डिपेंडेंट नहीं है और लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं रखते। ये अप्रोच रॉ मटेरियल कॉस्ट एडवांटेज लेने और बेटर प्राइसिंग नेगोशिएट करने में मदद करता है। स्पेशली गोल्ड जैसे स्टैंडर्डाइज्ड कमोडिटी में ये फ्लेक्सिबिलिटी केनरिक को मार्केट फ्लक्चुएशंस के टाइम पर भी कॉम्पिटिटिव बनाए रखती है। केनरिक अपने बिजनेस काफी स्ट्रेटेजिकली ऑपरेट करती है। कंपनी गुजरात के ऐसे ज्वेलरी हब्स में काम करती है जहां बुलियन ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स का कंसंट्रेशन हाई है। ये इकोसिस्टम कंपनी को काफी वेंडर्स के बीच बेटर नेगोशिएशन पावर और मटेरियल सोर्सिंग ऑप्शंस देता है। सेल्स का मेजर हिस्सा डायरेक्ट आउटरीच और मार्केटिंग से आता है। कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स पर्सनली ज्वेलरी क्लाइंट्स को विजिट करते हैं, सैंपल शोकेस करते हैं और रिपीट ऑर्डर सिक्योर करते हैं। ये रिलेशनशिप ड्रिवन मॉडल क्लाइंट लॉयल्टी और हाई रेफरल रेट्स कंट्रीब्यूट करता है। लॉन्ग स्टैंडिंग क्लाइंट रिलेशनशिप्स ने केनरिक को एक रिलायबल रिपीट क्लाइंट नेटवर्क बिल्ड करने में मदद किया है। अब अगर कंपनी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला रिस्क जो क्लियरली सामने आता है वो है ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन का। केनरिक का पूरा रेवेन्यू गुजरात से ही आता है। FY24 तक 98% और अक्टूबर 2024
2024 तक तो पूरा 100%। यानी अगर किसी भी वजह से गुजरात मार्केट में स्लो डाउन या डिस्ट्रप्शन होता है तो कंपनी का बिजनेस मॉडल डायरेक्टली इंपैक्ट हो सकता है। दूसरा रिस्क है कंपनी के ऑपरेशंस का लो एम्प्लॉय बेस का साथ चलना। कंपनी के पास गिने चुने फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं जो 70 करोड़ रुपीस प्लस के रेवेन्यू को हैंडल करते हैं। हालांकि जॉब वर्क मॉडल होने की वजह से इनका एम्प्लॉय काउंट कम दिख रहा है, लेकिन बिजनेस ओवरसाइट, कंप्लायंस और प्रोडक्शन मैनेजमेंट में चैलेंजेस आ सकते हैं अगर बिजनेस का स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। केनरिक का बिजनेस गोल्ड ज्वेलरी पर हाईली डिपेंडेंट है। अक्टूबर 2024 तक 41.23 करोड़ रुपीस यानी 97.74% रेवेन्यू सिर्फ गोल्ड से आया। अगर गोल्ड के प्रोक्योरमेंट में इश्यू हुआ या प्राइसिंग ऊपर नीचे हो गई तो बिजनेस डायरेक्टली इंपैक्ट हो सकता है। कंपनी का इन्वेंट्री काफी हैवी है। अक्टूबर 2024 तक इन्वेंट्री 13.74 करोड़ रुपीस थी जो टोटल असेट्स का 86.02% रिप्रेजेंट करती है। अगर ये स्टॉक स्लो मूविंग हो गया तो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो सकता है और इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ सकती है। एंड फाइनली केनरिक एक हाईली फ्रैगमेंटेड और कॉम्पिटिटिव ज्वेलरी मार्केट में काम करती है। बड़े प्लेयर्स ब्रांड पावर और टेक यूज करके डोमिनेट करते हैं और लोकल प्लेयर्स प्राइस और रीजनल ट्रस्ट के बेसिस पर कॉम्पीट करते हैं। ये सिनेरियो मार्जिन स्क्वीज और कस्टमर रिटेंशन दोनों पर चैलेंज क्रिएट करता है। अब चलिए नजर डालते हैं केनरिक इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर। अक्टूबर 2024 तक के 7 मंथ्स में कंपनी ने 42.18 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया है, जिसके अगेंस्ट 78.19 लाख रुपीस के नेट प्रॉफिट रिपोर्ट हुए। पिछले फुल फिस्कल ईयर FY24 में रेवेन्यू 70.77 करोड़ और नेट प्रॉफिट 1.08 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। FY23 में रेवेन्यू 51.88 करोड़ था, जिसमें 47.44 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया गया था। वही FY22 में रेवेन्यू 32.59 करोड़ था और उससे 38.12 लाख रुपीस का प्रॉफिट जनरेट हुआ था। और लास्ट कंपनी जिसकी हम बात करेंगे वो है अरुणाया ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। सो अरुणाया ऑर्गेनिक्स लिमिटेड अपना 33.99 करोड़ रुपीस का IPO ला रही है, जिसमें 30.51 करोड़ रुपीस का हिस्सा फ्रेश इशू, 3.48 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल जो प्रमोटर शिवाली अग्रवाल की तरफ से आ रहा है। कंपनी ने जो पैसा रेज करने का प्लान बनाया है उसका मेजर पोर्शन दहेज गुजरात में एक नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए एलोकेट किया गया है। इसमें 11.79 करोड़ रुपीस का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। साथ ही 9 करोड़ रुपीस का फंड वर्किंग कैपिटल के लिए रखा गया है और बाकी अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होगा। लिस्टिंग NSE SME प्लेटफॉर्म पर होने वाली है और IPO का प्राइस बैंड 55 से 58 रुपीस पर शेयर के बीच रखा गया है। इश्यू 29 अप्रैल 2025 को ओपन हुआ और 2 मई 2025 को क्लोज होगा। चलिए अब समझते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। सो अरुणाया ऑर्गेनिक्स एक केमिकल कंपनी है जो अलग अलग टाइप के डाइज और इंटरमीडिएट्स बनाती है, मेनली टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्रीज के लिए। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी ब्रॉड है, जिसमें रिएक्टिव डाइज, एसिड डाइज, डायरेक्ट डाइज, सॉल्वेंट डाइज और स्पेशलिटी केमिकल्स शामिल हैं। ये डाइज ग्रैन्युलर, सॉल्ट फ्री, स्प्रे ड्राइड और ट्रे ड्राइड फॉर्म्स में भी अवेलेबल होते हैं और क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कस्टमाइज किए जाते हैं। कंपनी ISO 9001 और ISO 14001 सर्टिफाइड है और सेफ्टी और क्वालिटी पैरामीटर्स पर भी काफी फोकस करती है। अब तक का मैन्युफैक्चरिंग का मेजर हिस्सा ग्रुप कंपनी चिन्मय केमिकल्स के थ्रू जॉब वर्क मॉडल पर आउटसोर्स किया जा रहा था, लेकिन अब कंपनी दहेज में अपना इंडिपेंडेंट प्लांट सेटअप कर रही है ताकि मैन्युफैक्चरिंग को इन हाउस शिफ्ट किया जा सके और कंट्रोल और स्केलेबिलिटी दोनों इंप्रूव हो। ये ग्रीनफील्ड फैसिलिटी सेटअप प्लान इस IPO का कोर ऑब्जेक्टिव भी है। अब अगर कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें तो ये सेगमेंट टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री के लिए एसिड, बेसिक, इंटरमीडिएट, रिएक्टिव, सॉल्वेंट और डायरेक्ट डाइज जैसे केमिकल्स बनाता है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अहमदाबाद के GIDC एस्टेट नरोडा में लोकेटेड है, जिसका एनुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 30 मीट्रिक टन्स का है। FY24 में मैन्युफैक्चरिंग से 2.16 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो टोटल रेवेन्यू का अप्रॉक्स 3.75% था। दूसरा बिजनेस सेगमेंट है ट्रेडिंग का। अरुणाया ऑर्गेनिक्स ट्रेडिंग के जरिए डाई प्रोडक्ट्स को सोर्स करता है। ये मेजरली गुजरात और चाइना के सप्लायर्स से लेकर उन्हें इंडिया के कई स्टेट्स के साथ ब्राजील और चाइना के नीश मार्केट्स में बेचता है। FY24 में ट्रेडिंग बिजनेस से 3.59 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो टोटल रेवेन्यू का 1.96% था। अब बात करते हैं सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर जॉब वर्क बिजनेस सेगमेंट की। अरुणाया ऑर्गेनिक्स ने चिन्मय केमिकल्स के साथ एक स्ट्रक्चर्ड जॉब वर्क अग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंडर वो चिन्मय के रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। ये प्रोसेस अपने अंदर ब्लेंडिंग, ड्राइंग, इनपुटिंग, इंस्पेक्शन, पैकेजिंग जैसे स्टेजेस को कवर करता है। FY24 में जॉब वर्क का कंट्रीब्यूशन 53.14 करोड़ था, जो टोटल रेवेन्यू का स्टैगरिंग 91.89% था। चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क जो कंपनी के बिजनेस मॉडल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला रिस्क कंपनी की हाई डिपेंडेंसी है चिन्मय केमिकल्स पर, जिससे मेजॉरिटी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स होती है। इनके टोटल सेल्स का 90% से ज्यादा पार्ट इसी वेंडर के थ्रू एग्जीक्यूट होता है, जिसमें FY25 के 9 मंथ तक 91.87% रेवेन्यू चिन्मय केमिकल से आया। इस वेंडर के साथ फॉर्मल अग्रीमेंट भी मई 2024 से पहले तक नहीं था, सिर्फ
परचेज ऑर्डर के बेसिस पर काम होता था। हालांकि अब अग्रीमेंट साइन हो चुका है, लेकिन रिस्क अभी भी एग्जिस्ट करता है कि अगर चिन्मय की ऑपरेशंस में डिसरप्शन आए या रिलेशनशिप वीकन हो तो अरुणाया का मैन्युफैक्चरिंग साइकिल इंपैक्ट हो सकता है। दूसरा रिस्क है एग्जीक्यूशन रिस्क। जो दहेज फैसिलिटी सेटअप हो रही है ना, वो अभी ग्रीनफील्ड स्टेज पर है। अगर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में डिले होता है, कॉस्ट एस्केलेट होती है या रेगुलेटरी क्लियरेंस में कोई इशू आता है तो कंपनी का ओन मैन्युफैक्चरिंग प्लान डिले हो सकता है और फिर से आउटसोर्स्ड मॉडल पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। कंपनी का एक मेजर रिस्क है कस्टमर कंसंट्रेशन। FY24 में टॉप 10 कस्टमर्स से 36.65 करोड़ रुपीस यानी कि 63.38% का रेवेन्यू आया। अगर इन कस्टमर्स में से कोई भी चला गया या इनसे कोई बिजनेस कम हुआ तो बिजनेस पर सीधा असर पड़ सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट रिस्क है कि इनके रेवेन्यू का 100% पेपर एंड टेक्सटाइल और केमिकल सेक्टर से आता है। FY24 में 42.22 करोड़ यानी 73.39% पेपर टेक्सटाइल से और 15.34 करोड़ मतलब 26.61% केमिकल से आया। दोनों ही साइक्लिकल सेक्टर्स हैं, तो इंडस्ट्री स्लो डाउन या डिमांड कंट्रैक्शन काफी बड़ा रिस्क है। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो अरुणाया ऑर्गेनिक्स ने दिसंबर 2024 के पीरियड में 57.84 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया और 3.59 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट कमाया। FY24 में कंपनी का रेवेन्यू 62.23 करोड़ था, जिसमें 4.06 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। इससे पहले FY23 में रेवेन्यू 75.85 करोड़ था, प्रॉफिट 1.73 करोड़ रुपीस था सिर्फ। FY22 में रेवेन्यू 61.54 करोड़ था, नेट प्रॉफिट 1.33 करोड़ रिकॉर्ड हुआ था। ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू बेस स्टेबल रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में रीसेंट ईयर्स में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। एक और इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कंसर्न अरुणाया ऑर्गेनिक्स के लिए उनका कैश फ्लो पैटर्न है। जी हाँ, कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो दिसंबर 2024 तक 0.62 करोड़ था, लेकिन उससे पहले FY23 में नेगेटिव 3.16 करोड़ था और FY22 में भी नेगेटिव 0.56 करोड़। इसका मतलब है कि पिछले कुछ सालों तक कंपनी अपने ऑपरेशंस से कैश जनरेट नहीं कर पा रही थी और लिक्विडिटी और वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए एक मेजर रेड फ्लैग ये हो सकता है। तो दोस्तों, मार्केट में नए एंट्रेंट्स आना एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन जरूरी है कि हम हर आईपीओ को सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के एंगल से ना देखें, बल्कि उसके लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स को भी समझें। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। तो अगर आप नए एसएमई आईपीओस को ट्रैक कर रहे हैं तो हमेशा इनके फाइनेंशियल्स, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और तो और रिस्क फैक्टर्स का प्रॉपर एनालिसिस करिए। और अब तो मार्केट भी टाइम दे रहा है क्वालिटी स्टॉक्स को पिक करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस इंसाइटफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी सवाल हो कमेंट्स में जरूर लिखिए। मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.